किसान वाणी कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। और जोखिम से निकल कर फसल सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसान वाणी कार्यक्रम सुनिए सारे बाण भैया ने विनोद भाई की राम राम। किसान भाइयों, आज किसान वाणी कार्यक्रम की जो शुरुआत है वो करेंगे एक भेंट वार्ता है। जो हमारे पशुपालक भाई हैं, हमारे किसान भाई हैं, उनके पास जो पशुधन है, चाहे वो गाय हैं, भैंस हैं या जो दूसरे दुधारू पशु हैं, उनमें कई बार देखा जाओ है कि पशुओं में गर्भपात की एक बड़ी समस्या है। और साथ ही यह समस्या क्यों आवे है, इसका समाधान हमने किस तरह करना है, तो इस विषय में जो जानकारी दी वो डॉक्टर अनिल सैनी जी ने जानकारी दी। तो डॉक्टर साहब ने किस तरह क्या समाधान बताया, क्या लक्षण बताए, तो करवाऊँ भाई तैयार जानकारी दी। गर्भपात की समस्या और समाधान, इस विषय में जानकारी देने के लिए आज हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर अनिल सैनी जी को। आप पशु चिकित्सक हैं राजकीय पशु चिकित्सालय निगदू करनाल में। डॉक्टर अनिल सैनी जी, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि पशु में जो गर्भपात की समस्या है ये है क्या डॉक्टर साहब? जी देखो, पशुओं में गर्भावस्था के दौरान किसी भी अवस्था में भ्रूण की मृत्यु हो जाना या किसी कारणवश पशुओं का गर्भ को फेंक देना गर्भपात कहलाता है। जी डॉक्टर साहब, इस गर्भपात है, इसका कारण क्या है डॉक्टर साहब? जी देखो, पशुओं में गर्भपात के बहुत से कारण हैं, जिनमें से मुख्यतः कारण सबसे पहला हो गया संक्रामक कारण, जिसमें योनि की जो बीमारियां होती हैं, जैसे ब्रुसेलोसिस एक बहुत भयंकर बीमारी है जी, और ट्राइकोमोनियासिस, विब्रियोसिस। तो ये कुछ कीटाणु विषाणुओं की वजह से जो योनि में बच्चादानी में बीमारी फैलती है, उसकी वजह से भ्रूण का जो है मृत्यु हो जाती है। ठीक है। और इसके अलावा असंतुलित आहार, जैसे जो हम पशुओं को चारा दे रहे हैं उसमें कुछ तत्वों की कमी, जैसे आयोडीन, सेलेनियम, जो पशुओं के गर्भ के लिए जरूरी होते हैं, उनकी कमी के कारण भी कई बार गर्भपात हो जाता है। डॉक्टर साहब, जो गर्भाशय को मजबूत बना के रखने वाले जो पोषक तत्व उनकी कमी हो जाना। जी, खनिजों की कमी के कारण। जी डॉक्टर साहब। इसके अलावा कई बार पशुओं में हार्मोनल इम्बैलेंस, जो कहते हैं असंतुलित हो जाता है, जैसे मेनली जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है जो गर्भ को मेंटेन करके रखता है उसकी ग्रोथ को, कई बार उसकी कमी के कारण भी गर्भपात हो जाता है। जी डॉक्टर साहब। इसके अलावा कई बार जो हम पशुपालक भाई हैं स्वच्छता का ध्यान नहीं देते, किसी गंदगी के कारण, उन कारणों से भी पशुओं में बच्चादानी में इन्फेक्शन हो जाता है, जो कि एक गर्भपात का कारण बनता है। जी डॉक्टर साहब। तो मुख्यतः ये कुछ कारण हैं जो पशुओं में गर्भपात करा देते हैं। इसके अलावा कुछ विषैले पदार्थ भी होते हैं, जैसे कई बार जो पशुपालक हैं वो फफूंदी वाला चारा दे देते हैं जी, या कई बार जैसे बाड़े में चूहे मारने की दवा वो कई बार गलती से छोड़ देते हैं, वो पशु चाट लेता है जी। या कई बार जैसे जो पशु बड़ा होता है उसमें पशुपालक ग्रिल पे पेंट वगैरह करवाते हैं, जैसे रंग रोगन करवाते हैं, तो वो ताजा होता है पेंट, कई बार पशु उसको चाट लेता है, तो पेंट में लेड होता है, उसके कारण वो गर्भपात हो सकता है, इन्फेक्शन होने के कारण। जी डॉक्टर साहब। अच्छा डॉक्टर साहब, इसके अगर मान लो पशु में ऐसी कोई समस्या आ गई है तो किसान भाई को किस तरह पता लगा, जो पशुपालक भाई है जो डेयरी फार्मिंग कर रहे हैं उनको किस तरह पता लगा भाई इसके लक्षण क्या है डॉक्टर साहब? जी जी, जैसे ही गर्भपात होगा तो पशुओं में लक्षण आएंगे, मेनली जो पशु की योनि द्वार है उस पे सूजन आ जाती है। ठीक है। पशु बेचैन होने लग जाएगा, उसका खाना पीना भी कम हो जाएगा। ठीक है। और कई पशुओं में बुखार आ जाता है अगर इन्फेक्शन के कारण वो हुआ है तो और जैसे ही बुखार आएगा, खाना पीना कम होएगा, पशु लक्षण वैसे ही दिखाता है जो प्राय जो ब्याने वाला पशु होता है वैसे ही लक्षण आते हैं पशु में। ठीक है। इसके बाद क्या होएगा, जो योनि से है वो
कहीं पशुओं में रक्त आने लग जाता है, मवाद पशु फेंकने लग जाता है। जी डॉक्टर साहब। ठीक है, उसके बाद कुछ टाइम के बाद भ्रूण बाहर आ जाएगा, वो मरा हुआ भ्रूण बच्चादानी से पशु फेंक देता है। जी। फिर पशुओं में कई पशुओं में जेर रुक जाती है। ठीक है, वो संक्रमण फिर बच्चादानी से फैलता है, मवाद फेंकता रहता है पशु। इसके बाद पशु में बुखार आ जाता है, उसका खाना पीना बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। तो ये कुछ लक्षण गर्भपात के बाद पशुओं में दिखते हैं। लेकिन कई बार जैसे पशु 2 महीने से कम का भ्रूण गिरता है, तो उसमें पशुपालक को पता ही नहीं चलता भी हाँ पशु ने गर्भपात कर दिया है। जी जी ये प्राय लक्षण जो है 3-4 महीने से बड़ा जो भ्रूण होगा उनमें देखने को मिलते हैं। जी। या 6-7वें महीने में जब गाय भैंस बच्चा गिराती है उनमें ये लक्षण देखने को मिलते हैं। तो डॉक्टर साहब, अगर जो 2 महीने से कम का जो भ्रूण है, अगर वो बच्चा गिरा दिया मादा ने, तो फिर उसके बाद अगर उसको तो लक्षण दिखे नहीं, जी। तो फिर ये पता कैसे लगे पशु उस समय जो पशुपालक ये बोलते हैं भी मेरा पशु बार बार फिर रहा है, हाँ। उसमें पशुपालक को तो पता नहीं चला भी इसमें गर्भपात हो गया है, लेकिन उसको एक ही लक्षण पता चलेगा भी मेरा पशु, मैंने 2 महीने पहले इसके बीज रखवाया था लेकिन ये फिर दोबारा फिर गया है। जी डॉक्टर तो उसमें यही लक्षण मिलेगा भी उसमें 1.5-2 महीने के बाद पशु दोबारा फिर जाएगा, दोबारा गर्मी में आता है। जी। तो डॉक्टर साहब, इसमें जो हमारे पशुपालक भाई हैं या जो किसान भाई हैं, वो इसका समाधान किस तरह करें? जी, तो समाधान की जो बात आती है तो सबसे पहले तो हमें जो जहाँ पशु बाड़ा है, जहाँ पशु को बांधते हैं, जहाँ गाभिन पशु है, वहाँ पे मेन साफ सफाई का ध्यान देना है। ठीक है, अच्छे से साफ सफाई हो, जो पशु का नीचे का बड़ा है उसको कीटनाशक दवाई से अच्छे से सफाई करें। जी। ठीक है, इसके बाद टीकाकरण होता है, जो पशुओं में टीकाकरण होता है वो सारे टीकाकरण पशुओं में करवाना चाहिए। मुंहकुर का है, इसके अलावा एक ब्रुसेलोसिस का टीकाकरण होता है जो 4 से 8 महीने की कटड़ी और बछड़ी में लगता है। अगर पशुपालक इस टीकाकरण को करवा लेते हैं तो पशु में कभी भी गर्भपात नहीं होगा ब्रुसेलोसिस नामक बीमारी की वजह से। तो सभी पशुपालक ये टीकाकरण जरूर करवाएं। इसके साथ ही एक संतुलित आहार दें, पशुओं को खनिज लवण दें। ठीक है, और हरा चारा जिसमें विटामिन ए भरपूर मात्रा में होता है, हरा चारा जरूर एक गाभिन पशु को देना चाहिए। जी डॉक्टर साहब। ठीक है, और इसके अलावा विटामिन मिनरल्स होते हैं जो अलग से, वो भी हम पशुपालक अपने पशुओं को दे सकते हैं। जी डॉक्टर साहब। और डॉक्टर साहब, इसके अलावा जो कृत्रिम गर्भाधारण है हम करवाएं, तो कृत्रिम गर्भाधान भी पशुओं को आजकल पशु करवाते हैं गाभिन, तो कृत्रिम गर्भाधान ही करवाना चाहिए, क्योंकि अगर हम सांड से या जोटे से पशु को गाभिन करवाएंगे तो उनमें इन्फेक्शन फैलने की, बीमारी फैलने की ज्यादा संभावनाएं ज्यादा होती है। क्योंकि जो हम कृत्रिम गर्भाधान या आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन बोलते हैं जिसको, वो करवाते हैं तो वो जो सीमन आता है वो उन सांडों से ले जाता है जिनमें कोई बीमारी नहीं होती, चेक करके ले जाता है। लेकिन अगर हम गांव में किसी भी सांड से करवाएंगे तो उनसे बीमारियां फैलने के चांस रहते हैं, तो वो फिर बच्चादानी में इन्फेक्शन फैलेगी और वो गर्भधारण तो कर लेगा पशु, लेकिन कुछ टाइम बाद 2 महीने बाद, 3 महीने बाद या 6-7 महीने के बाद पशु जो है वो बच्चा गिरा सकता है। तो हमें गर्भाधान जो है कृत्रिम गर्भाधान से करवाना चाहिए। जी डॉक्टर साहब। अच्छा डॉक्टर साहब, इसके अलावा मान लो कि किसी कटड़ी ने या बछिया ने जो है वो गर्भपात कर दिया, तो गर्भपात के बाद 2 महीने का था, 4 महीने का था, तो उसके बाद जो पशुपालक भाई उसने फिर क्या क्या सावधानी बरतनी है कि उस पशु के साथ कैसा व्यवहार करना है, उसका खान पान कैसा रखना है, दोबारा वो कब गाभिन करवानी है? जी जी, अब जैसे गर्भपात हो गया है तो सबसे पहले तो जो भ्रूण आया है जी उसका हम सैंपल ले सकते हैं, और दूसरा जिस पशु ने, मादा ने बच्चा गिराया उसके खून की जांच करवा सकते हैं। उससे हमें पता चल जाएगा भी किस कारण से ये बच्चा गिराया गया है। फिर उसके अकॉर्डिंग हम अपने पशु चिकित्सक से उसका इलाज करवा सकते हैं पशु का। दूसरा जो जेर और जो भ्रूण गिराया है उसको वहां से पशु बाड़े से उठा लें और उसको मिट्टी में अच्छे से खोद दें, वहाँ पे गाड़ दें, और जो पशु बाड़ा है उसको अच्छे से कीटनाशक दवाई से, फिनाइल से साफ सफाई कर दें, और जो अन्य वहाँ पे गाभिन पशु बंधे हुए हैं उनको अलग कर दें ताकि उन पशुओं में वो बीमारी ना फैले। यानी कि हमें संक्रमण मुक्त कर देना अपना वो सारा क्षेत्र जहाँ पे, क्योंकि जैसे ये ब्रुसेला नामक बीमारी है, इसके जो जेर आती है, जो या पशु मैला गिरा देता है, उससे भी वो बीमारी दूसरे पशुओं में फैल सकती है। जो पेशाब आ रहा है उससे भी दूसरे पशुओं में छिंटा लग के वो दूसरे पशुओं में फैल सकती है। इवन ब्रुसेला तो बीमारी जो जेनेटिक डिजीज बोलते हैं इसको, ये जो पशुपालक भाई हैं उनमें भी ये बीमारी फैल सकती है, तो उनको भी अपना ध्यान रखना है। एक तरह से छूत की बीमारी है कि
जो भी चीज संपर्क में है उसमें आने की जी, उसमें संभावना भी आ सकती रहेगी है। संभावना। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, इसके अलावा जैसे अब सर्दी का मौसम है और पिछले 2-3 दिन से तो बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही है, तो ऐसे में हमें अपने पशु का किस तरह ध्यान रखना है और उनके आहार में हमने क्या खास बात ध्यान रखनी है? जी जी, जैसे इस समय बहुत ज़्यादा सर्दी है तो ज़्यादा सर्दी लगने से भी पशुओं में गर्भपात हो सकता है। तो हमें सबसे पहले अपने जो गाभिन पशु है उसको अलग से अन्य पशुओं से अलग बांधें, ठीक है। जी। उन पे बोरी वगैरह या जो भी है पशु के ऊपर डाल दें ताकि उसको गर्म से। इसके अलावा पशु को गर्म आहार दें, जी। ठीक है, जैसे बाजरा वगैरह इन चीज़ों का, और जो है नमक, सेंधा नमक वगैरह डालना चाहिए पशु के ऊपर ताकि पशु को प्यास लगे और ज़्यादा से ज़्यादा पानी जी। पिए। तो इन कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए पशुओं। जी डॉक्टर साहब। डॉक्टर अनिल सैनी जी, आपने हमारे जो पशुपालक भाई हैं, जो हमारे किसान भाई हैं, उनको पशु में जो गर्भपात की समस्या और उसके समाधान के बारे में जो महत्वपूर्ण जानकारी दी है, कि उम्मीद है कि हमारे जो पशुपालक भाई इस बात को सुनेंगे तो वो भी इसका फायदा उठाएंगे। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो भाइयों, ये तो ली जानकारी पशुओं में गर्भपात की समस्या और समाधान पर, और इस विषय में जानकारी दे रहे थे डॉक्टर अनिल सैनी। और भाइयों, ये बात करें कल के कृषि कार्यक्रम के विषय की, तो कल अन्नदाता कार्यक्रम में चर्चा करेंगे भाइयों आय बढ़ाने के एकीकृत कृषि का महत्व, और नई फसल नई उमंग के तहत चर्चा करेंगे भाइयों मसर फसल की देखभाल पे, और जानकारी लेंगे प्राकृतिक खेती में प्राकृतिक विधि द्वारा खेती की जरूरत पे। और भाइयों, ये लेंगे जानकारी यांत्रिक कृषि के महत्व पे। किसान भाइयों, यांत्रिक कृषि का मतलब है आधुनिक यंत्र और जो आधुनिक मशीन है उनकी मदद से कृषि काम करना। और जब हम आधुनिक मशीन और आधुनिक यंत्र जो है उनकी मदद से जब खेती बाड़ी करें तो खेती बाड़ी का काम बहुत आसान हो जाए, क्योंकि देश की लगती जो लगातार बढ़ती हुई जनसंख्या है उसके कारण जो है वो हमारी जो खेती है उसकी इकाई दिनों दिन छोटी होती जाने लग रही है। और ऐसे में भाइयों मुसीबत यह है कि हमने कम से कम ज़मीन में ज़्यादा अच्छी पैदावार लेनी है, और इसके लिए भाइयों यांत्रिक कृषि जो है वो खाद्यान्नों की उपज बढ़ाने में बहुत मदद करे है। और अगर हम लाभ की बात करें तो एक तो उत्पादन पे खर्च कम आवा है, क्योंकि भाइयों यंत्र और मशीनों की मदद से जब हम खेती बाड़ी का काम कर रहे हैं तो इसके जो फलस्वरूप भाइयों जो मिट्टी है, जो ज़मीन है, उसके हर एक हिस्से का हम प्रयोग कर पाए हैं। और जो मानव और पशु है उसकी कार्यक्षमता की अपेक्षा मशीना की जो कार्यक्षमता है, काम करने की जो दर है वह बहुत ज़्यादा है। इसलिए भाई मशीनों के द्वारा जब हम काम कर रहे हैं तो कम समय में हम अपना काम पूरा कर पाए हैं, और मशीन के प्रयोग से भाइयों हमारा जो मेहनत है वह भी बचा है। इसके कारण हमारे उत्पादन में जो खर्चा है वो भी कम हो जाए। साथ ही साथ समय की बचत जो है वो आधुनिक मशीनों के माध्यम से जो है हम आसानी तक कर पाए हैं, क्योंकि जब हम मशीनों की मदद ले रहे हैं तो उससे हमारा समय बहुत बचा है, क्योंकि कम से कम समय में मशीन हमें ज़्यादा काम करके दे रहे हैं। अगर वही काम हम जो है अपने हाथों तक कर रहे हैं, अपने पशुधन की मदद तक कर रहे हैं, तो उसमें बहुत समय हमारा खर्च हुआ है। और इससे भाइयों अगर सही समय पर हमने फसल उत्पादन मिल जाए तो किसान भाई जो सही समय पर अपनी फसल ने मंडी में ले जाने में भी समर्थ हो पाएगा, और उसने अपने उत्पाद का सही समय पर सही भाव रेट भी मिल जाएगा, और किसान भाई की आमदनी भी बढ़ेगी। साथ ही साथ भाइयों फसल उत्पादन में भी बढ़ोतरी में मदद करे है जो हमारे यंत्र मशीन है, क्योंकि बिना यंत्र की मदद तक खेती बाड़ी का काम करने की अपेक्षा अगर हम यंत्र की मदद तक खेती बाड़ी का काम कर रहे हैं तो उसमें हमारी उपज बढ़े है, क्योंकि नई ज़मीन में ट्रैक्टर द्वारा जुताई करके जो है खेती योग्य ज़मीन बनाना बड़ा आसान हो जाए। और साथ ही भाइयों कृषि यंत्र और जो मशीन है उनके प्रयोग से फसल की बुआई सही समय पर होने के कारण हमने जो अधिक उपज देने वाली जो प्रजाति हैं उनके पकड़ने में भी पर्याप्त समय मिल जाए, और इससे पैदावार में भी बढ़ोतरी देखने मिले है। साथ ही साथ भाइयों जो हमारे जो अनावश्यक खर्च हैं उनकी भी बचत हो जाए, क्योंकि खेत पर काम ना करने की दशा में भी भाइयों कई बार जो किसान भाई है या जो बैल आदि हैं उनके चारे और उनकी देखभाल की जो व्यवस्था करना है उसमें भी समय खर्च हुआ है। साथ ही जबकि जो मशीन है उस पर केवल काम करने के दशा में ही हमें जो है खर्च करना पड़ा है। इसलिए भाइयों इस प्रकार के जो काम ना होने के कारण जो है कई बार जो है कृषक भाई का जो समय है और जो पैसा है वो भी खर्च हुआ है। तो अनावश्यक जो खर्च है उसकी बचत होने से उत्पादन लागत में कमी हो जाए, और साथ ही साथ एक प्रकार से जो है कृषक भाई के लिए लाभ का काम भी है। और साथ ही साथ भाइयों अगर देखा जाए तो जो निराई गुड़ाई का काम है अगर हम यंत्रा तक कर रहे हैं तो खरपतवार नाशक
या जो हमारे खरपतवार खेत में हैं तो उनको हम बहुत कम समय में साफ कर पाए हैं। और साथ ही साथ हमारी जो ज़मीन जब समतल हो जाएगी यंत्र की मदद से तो पानी की बचत भी हमने देखने में मिला है। और साथ ही साथ भाइयों जब समान रूप से पूरे खेत में पानी दिया जा सके है, ये काम भी जो है यंत्र की मदद से ही हो रहा है कि जो हम ज़मीन का लेवल जो है एक समान कर पाए हैं। और इसके फलस्वरूप भाइयों जो कृषि उत्पाद है उसकी गुणवत्ता भी बढ़ा है और साथ ही साथ जो हमारे किसान भाई हैं उनकी उपज का विभिन्न भाव मंडी में ज़्यादा मिला है। तो ये तो भाइयों करी चर्चा यांत्रिक कृषि के महत्व पर और या फिर यंत्र के माध्यम से जो हम खेती कर रहे हैं उसका के लाभ हमने देखने मिला है। और इब करवाऊँ भाइयों का मनोरंजन सुनया रागणी। गणा रंज मन आवे तने बिरथा जिंदगी खोली सावत्री तने के सोची तू ते कंगले गैला होली गणा रंज मन आवे तने बिरथा जिंदगी खोली सावत्री तने के सोची तू कंगले गैला होली शेर भगेरे उड़े तू ते मर जागी रो रो के और किसे का दोष नहीं तू आप काट ले वो के मेरा जीते समझा रसू कोना के रसो के सखी सहेली कच्ची हो के सखी सहेली कच्ची हो के मारेंगी तेरे बोली सावत्री तने सोची तो कमरे गैला होली गणा रंज मन आवे तने बेटा जिंदगी खोली सावत्री तने की सोची तो कमरे गैला होली। कहने लगा सतवान कि सावत्री मेरे साथ में तुझे सब तरह का दुख भुगतना पड़ेगा। टाइम पे ना खाना होगा ना नहाना। काम तो मेरा तेरे सामने है, लकड़ी बेच के गुजारा किया करता हूँ। मेरे माता पिता अंधे हैं, तू सेवा टहल भी नहीं कर सकती। और के बताया हाँ माता मेरी अंधी से और बाप मेरा अंधियारा वो मानस ना किसे दिन का जिसने ना वक्त विचारा तू राज करा के रहने आई तू करे जान का गारा एक भी बात लखों पुना मतलब खोलूं सारा मैं तो लकड़ी बेचूं करूं गुजारा लकड़ी बेचूं करूं गुजारा 15 सरबिन तोली सावत्री तननी सोचे तो कमले गहला होली गणा रंज मन जुआवे तने बेटा जिंदगी खोली सावत्री तननी सोचे तो कमले गहला होली। कहने लगा कि तेरा साहूकारी खानदान में पालन पोषण हुआ है, वे ऐश आराम वे सुख सुविधा मेरे पास में कहाँ है। तू कुछ सोच समझ और किसी राजकंवर के साथ में शादी कर ले, सुख आनंद में जीवन बिता ले। कैसे समझाया केलेगी इस गरीब की गला किस राजकंवर ने तोले जिससे तेरी मुक्ति हो इसी बेल धर्म की बोले। धर्म कर्म में ध्यान रखिए कदम यूं है पढ़ के सोले सुखते उम्र बीत
जगह अनूठी चोले तू महल हवेली मांगेगी हाँ महल हवेली मांगेगी मेरे छोटी सी गरगोली सामत्री तने सोचे तो कंगले गहला होली बड़ा रंग मन जो तने सचा दिल की बोले सामत्री तने के सोचे तो कंगले गहला होली हाँ मेरी गला फिरा करेगी बांध भरोसा काठ का आज तलक ना देखा तने यो झगड़ा बारा पाठ का जंगल के मां छुट जागा पर खाना पीना चाट का धरती के मां पढ़ना होगा काम नहीं से घाट का यो संद मेहर सिंह जाट का संद मेहर सिंह जाट का जन गुंजी के मकोली सावत्री तने सोचे तो संगे गहना होली घना जन मन जोरावे तने रचा दिल बोले सावत्री तने के सोचे तो संगे गहना होली ये तो सुनी भाइयों ने रागणी और गायक कलाकार थे करमपाल। और भाइयों इब करें चर्चा आज की नसीहत के तहत फसलों का पाले से बचाव कैसे करें और अन्य देखभाल। किसान भाइयों सर्दी के मौसम शुरू होने ही सबके सामने जो ठंड है वो एक समस्या बनकर खड़ी हो जाए और सर्दी अपने जब चरम पर हुआ है तो उस समय किसान भाइयों को अपनी फसल बचाने की चिंता सबसे ज़्यादा हो जाए क्योंकि कड़क सर्दी के कारण फसलों पर पाला पड़ने की आशंका बढ़ जाए और इस तरह भाइयों रबी की जो फसल है उसने काफ़ी नुकसान भी पहुंचा है और किसान भाई चाह है कि पाड़े तय किसी भी तरह वो अपनी आलू की फसल है, अरड़ है, चना है, सरसों है, तोरिया है या जो बागवानी फसल है या गेहूं है जो है उनने बचा कर रखा है। जब पाला पड़ा है तो उस समय जो पौधे के अंदर की जो कोशिका है उसमें जो पानी है वो जम जाए और पानी जमने के कारण भाइयों उसमें हो जाए जल की कमी और उससे जो है कोशिकाएं पौधे की उस पर दबाव पड़ा है और उससे कोशिकाएं नष्ट होनी शुरू हो जाए और जो कोमल टहनियाँ है वो पाले के कारण नष्ट हो जाए। तो पाला जब पड़ा है तो उसके लक्षण क्या हैं? खास तौर पर जब पाला पड़ने की जो आशंका वो ज़्यादातर जो है दिसंबर का अंत और जनवरी का जो महीना है इसमें ज़्यादा रो है पाला पड़ने की आशंका। जब आसमान जमा साफ हो, हवा ना चल रही हो और तापमान कम हो जाए तब पाला पड़ने की आशंका बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। और ऐसे में भाइयों तापमान जब कई बार 0 डिग्री सेल्सियस तक भी नीचे चला जावा है तो ऐसी अवस्था में भाइयों ओस की बूंद जो है वो जम जाए और इसी अवस्था को हम पाड़ा कहें। और ये पाड़ा दो तरीके का है, एक है काला पाड़ा और एक सफ़ेद पाड़ा। काला पाड़ा भाइयों यह वह अवस्था है जिसमें ज़मीन के पास जो है हवा का तापमान बिना पानी के जमे 0 डिग्री सेल्सियस तक भी कम हो जाए और वायुमंडल में भाइयों नमी इतनी कम हो जाए कि ओस का बढ़ना ही रुक जाए जो पानी को जमने तक रोक है। और दूसरा वायु सफ़ेद पाड़ा जिसमें वायुमंडल में तापमान 0 डिग्री तक कम तो हो जाए उसके साथ ही वायुमंडल में नमी ज़्यादा होने के कारण जो है वो ओस बर्फ़ के रूप में बदल जाए। और पाड़े की यह अवस्था भाइयों सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचावा है फसल ने। और यदि पाड़ा जो है और अगर भाइयों यदि पाड़ा देर तक रहे तो पौधा मर भी सके। जब वायुमंडल का तापमान भाइयों 4 डिग्री सेल्सियस तक कम हो जाए और 0 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुंच जाए तो हम कहें कि पाड़ा पड़ने लग रहा है। और इसलिए भाइयों पाड़े तक बचने के लिए किसी भी तरह से जो है वायुमंडल के तापमान को 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। और ऐसा करने के कई सारे उपाय हैं जिस तरह गंधक के तेजाब का छिड़काव करना। बारानी फसल में जब पाला पड़ने की आशंका हो तो पाड़े की आशंका वाले दिन भाइयों फसल पर अगर हम गंधक के तेजाब का 0.1% का छिड़काव कर दें तो इससे भाइयों छिड़काव के कारण जो फसल के आसपास का जो वातावरण है उसमें तापमान बढ़ जाए और जो तापमान है वो जमाव बिंदु तक नहीं पहुंच पाता जिस तक पाड़े तोड़ने वाले नुकसान तक हम फसल ने बचा पावा है। इसके अलावा भाइयों पौधों को ढक के भी हम फसल ने जो है अपनी
पाले तो बचा सके हैं, क्योंकि भाइयों पाले तो सबसे ज़्यादा नुकसान जो है नर्सरी न हुआ है। और नर्सरी के जो पौधे हैं उनमें अगर रात में हम प्लास्टिक की चादर तो उसने ढकने दें तो ऐसा करने तो भाइयों प्लास्टिक के अंदर का तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाए। और ऐसा होने से भाइयों जो सतह का जो तापमान है वो जमाव बिंदु तक नहीं पहुंच पाता और पौधे जो है पाले तक बच जाएं। हालांकि जो तकनीक थोड़ी सी महंगी पड़े है तो अपने किसान भाई जो है गांव में पुआल का इस्तेमाल करके पौधा न ढक लें। और पौधों को ढकते समय भाइयों इस बात का ध्यान जरूर रखें कि पौधे का जो है दक्षिण पूर्वी भाग है वो खुला रख, ताकि पौधे को सुबह और दोपहर को धूप मिलती रहे। और पुआल का जो प्रयोग है वो दिसंबर तक फरवरी तक किसान भाई जरूर करें। मार्च के महीने में आते ही न टालें। और नर्सरी पे भाइयों छप्पर डालकर भी हम पौधों को खेत में रोपित करने पर जो है पौधे के चारों ओर जो है कड़बी या जो मूंज की टाटी है वह बांध कर भी पौधों को पाले तक बचा सके हैं। साथ ही साथ वायुरोधक अपना कर भी हम फसल न पाले तक बचा सके हैं। और पाले तक बचाव खातर भाइयों खेत के जो चारों ओर है मेड़ पे या जो मेड़ पे जो है झाड़ियों की बाड़ लगा कर भी हम ऐसा कर सकते हैं। या जो फलदार पौधे हैं बड़े पेड़ हैं वो भी हम खेत के चारों तरफ लगा कर जो है सीधी जो ठंडी हवा है उनमें हम रोक कर फसल को जो है पाले तक बचा सके हैं। अगर खेत के चारों ओर भाइयों मेड़ पे पेड़ों की कतार लगाना संभव ना हो तो कम से कम उत्तर और पश्चिम दिशा में जरूर पेड़ की कतार लगावें, जो कि इस दिशा से आने वाली जो ठंडी शीतलहर है उसने रोक कर तापमान ने 0 डिग्री सेल्सियस तक कम नहीं होने देता। और जो पेड़ों की कतार है उनकी ऊंचाई इतनी अधिक हो कि शीतलहर तो सुरक्षा उसी अनुपात में बढ़ती जावे। और यह सुरक्षा भाइयों 4 गुना दूरी तक जिधर से शीतलहर आ रही है वहां तक फसलों का बचाव करेगी। और पेड़ की ऊंचाई के लिए भाइयों 25 से 30 गुना दूरी तक जो है जिधर शीतलहर की हवा चल रही है फसल सुरक्षित रह पाओगी। साथ ही प्लास्टिक क्लोज का प्रयोग करके भी हम जो है फसलों ने पाले तक बचा सके हैं। पपीता और जो आम के छोटे पेड़ हैं उनमें प्लास्टिक तक बनी हुई क्लोज का उपयोग करके हम पाले तक बचा सके हैं। और इस तरह का प्रयोग जो है अपने देश में ज़्यादा प्रचलित तो नहीं है, लेकिन खुद ही जो है प्लास्टिक की क्लोज बनाकर भी उसका प्रयोग पौधे को पाले तक बचाने खातर कर सके हैं। और क्लोज तक भाइयों पौधों को ढकने तक उसके अंदर का तापमान तो बढ़ेगा, साथ ही साथ जो हमारे पौधे हैं उनकी बढ़वार में भी मदद मिलेगी। और जब भी पाला पड़ने की आशंका हो भाइयों या मौसम विभाग जो है जब चेतावनी देगा कि भाई पाला जो है पड़ने वाला है तो खेत में हल्की सी सिंचाई जरूर कर दें, क्योंकि हल्की सिंचाई करने तक भाइयों तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे नहीं गिरेगा और फसल को पाले तक होने वाला जो नुकसान है उससे भी बचाया जा सकेगा। और जहाँ तक संभव हो तो जो अपने फुहारा सिंचाई विधि है उसका भी हम प्रयोग कर सके हैं। तो इस तरह भाइयों हम जो है कुछ घरेलू नुस्खे अपना कर अपनी फसल न पाले तक बचा सके हैं। ये तो ली भाइयों जानकारी आज की नसीहत के तहत फसलों को पाले से बचाव कैसे करें और अन्य देखभाल। किसान वाणी कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। कुतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी, माटी भी तंदुरुस्त और लोग। पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब नहीं डाले। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बात सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। और भाइयों किसान वाणी कार्यक्रम का समय यहीं तक। इसी के साथ अपने भाई विनोद ने दो इजाजत। अच्छा भाइयों, राम राम।